दूधिया कपासी मेघों के तले बंगाल की खाड़ी में टापुओं से घिरी ये जगह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत का एक दक्षिणतम भूभाग बेशक मुख्य भूमि से सागरीय जल से कटा हुआ है, लेकिन भारत की संस्कृति और इतिहास में इन द्वीप समूहों की भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं है। कभी निर्जन और सभ्यता विहीन रहने वाली इस धरती पर आज आधुनिकता ने एक शहर बसाया है, पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी भी है और पर्यटन के नजरिए से एक उत्कृष्ट मंजिल भी। शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय और दैनिक चहल पहल के बीच इतिहास और वर्तमान एक साथ जीवित है यहाँ, क्योंकि उपनिवेशिक दौर की अंधियारी कारिमा का साक्षी पोर्ट ब्लेयर आज प्रसन्न नजर आता है। स्वतंत्रता जो मिल गई है। इसी पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में अटलांटा पॉइंट पर स्थित है सेल्यूलर जेल, जिसे अब भारत सरकार ने राष्ट्रीय संग्रहालय बना दिया है। स्वतंत्रता संघर्ष में इस जेल की भूमिका किसी परिचय की मोहताज नहीं। कभी ब्रिटिश जैक यहां अपनी औपनिवेशिक सत्ता के मद में चूर लहराता था, लेकिन मजबूर क्रांतिकारियों की दृढ़ इच्छा शक्ति ने फौलाद से भी मजबूत अंग्रेजों के राज को परास्त कर तिरंगा फहराने का स्वप्न साकार किया था। यहीं ये जेल नहीं, धधकती भट्टी थी, जहां 1857 की चिंगारी कैद करके लाई गई थी, जो 1947 तक एक ज्वालामुखी बन गई। 1857 में जब पूरे भारतवर्ष में विद्रोह हुआ, जिसे आगे चलकर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया, उस दौरान बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया और अंग्रेज़ों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त उत्पन्न हुई वो ये थी कि इतने बड़े तादाद में जो स्वतंत्रता सेनानी गिरफ्तार किए गए हैं, इन्हें कहाँ रखा जाए। और यही वक्त था कि जब अंग्रेज़ों का ध्यान अंडमान के इस द्वीप में गया, जो बहुत दूर था, और उनको ये लगने लगा कि इन स्वतंत्रता सेनानियों को किसी ऐसी जगह में जाकर रखा जाए जहाँ से इनकी आवाज़ जो है वो बाहर के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको प्रेरित ना कर सके। और यही वजह थी कि अंडमान निकोबार आइलैंड में पहला जो पीनल सेटलमेंट जो था अंग्रेज़ों ने यहाँ पे स्थापित किया। और इस तरह से 1890 में एक जेल कमीशन अंडमान के दौरे पर आया और उन्होंने इस बंदी उपनिवेश की पूरी जांच करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की, उसमें यहाँ पर एक सेलुलर जेल बनाने का भी उन्होंने इरादा किया। उनके जो रिकमेंडेशंस थे सर A.S. लैथब्रिज और C.J. लायल के रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माना और उनके रिकमेंडेशंस पर 1896 में इस सेलुलर जेल का कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो शुरू हुआ। पोर्ट ब्लेयर स्थित ये 3 मंजिला सेल्यूलर जेल दरअसल ब्रिटिश यातना सोच का दर्पण है, जिसने बड़े योजनाबद्ध ढंग से मुख्य भूमि से पकड़कर लाए गए क्रांतिकारियों की आवाज को जेल की कोठरियों में कैद करना चाहा। लोहे की मजबूत सलाखों सी जेलरों की यातनाएं आज भी इतिहास के काले पृष्ठों पर दर्ज हैं। भाग निकलने की कोई राह नहीं थी। जेल के भीतर जेल, इस सेल्यूलर जेल में पीड़ा, अत्याचार, अन्याय, अपमान और मृत्यु के अलावा कभी किसी कैदी को कुछ नहीं मिला। उन्होंने सब कुछ हंस-हंस के सहा, क्योंकि आजादी के मतवालों के लिए ये यातनाएं नहीं, पुरस्कार थीं। इस सेल्यूलर जेल के निर्माण का मूल विचार ब्रिटिश अधिकारियों के दिमाग में सन 1857 की क्रांति के बाद कौन था और सबसे पहले 200 कैदियों का समूह चथम द्वीप में डॉक्टर वाकर के नियंत्रण में लाया गया था। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से प्रयास सफल नहीं हुआ और एक स्थायी जेल निर्माण की संकल्पना की गई। हालांकि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बंद हो गई, पर वहाबी आंदोलन, मणिपुर विद्रोह जैसे विरोध आंदोलन चलते रहे। इसलिए ब्रिटिश हुक्मरानों को एक बड़ी जेल बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। सर C.J. लायल और A.S. लैथब्रिज के रिकमेंडेशंस पर सेलुलर जेल के कंस्ट्रक्शन का काम 1896 में शुरू हुआ और इस पूरे कंस्ट्रक्शन के जो इंचार्ज थे वो थे मिस्टर मैकमिलन।
इस पूरे जेल को बनाने में 600 कैदियों ने इसमें अपनी पूरी मेहनत इसमें लगाई और 600 कैदियों के साथ साथ जितने पेटी ऑफिशियल्स थे जिसमें जेल के वार्डर्स और जमादार वगैरह आते हैं, उन सब ने इस जेल को बनाने के लिए काम किया। इसके जो मटेरियल्स है, जो लोहा वगैरह, वो बर्मा से लाए गए और ईंटें इन्हीं द्वीपों के विभिन्न एरियाज़ में बनकर तैयार हुई। और इस पूरे सेलुलर जेल को बनाने के लिए 10 साल का वक्त लगा और 1906 में ये सेलुलर जेल बनकर तैयार हुई। जब सेलुलर जेल बनकर तैयार हुई तो उसमें ये 7 विंग्स थे, ये बीच में सेंट्रल टावर और उससे सेंट्रल टावर से निकलती हुई 7 डिफरेंट डायरेक्शंस में विंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड दिस 7। लेकिन इस पूरे सेलुलर जेल का जो कंस्ट्रक्शन था वो इसी लिहाज से बहुत ही खूबसूरत था कि इसमें अगर सेंट्रल टावर में अगर एक सेंट्री खड़ा है तो वो तीनों 7 विंग्स के तीनों ही मंजिल के जो कैदी हैं उन पे वो बहुत अच्छी तरह से निगरानी रख सकता था। ये एक बहुत बड़ी खासियत है इस पूरे सेलुलर जेल की। और लेकिन ये अफसोस की बात है कि आजकल हमारे पास सेलुलर जेल के सिर्फ 3 विंग्स मौजूद हैं, जिसमें ये विंग नंबर 1, नंबर 6 एंड नंबर 7। जब ये सेलुलर जेल बनकर तैयार हुई थी, इसमें कुल 698 कोठरियाँ थीं और सिर्फ कोठरियाँ थी, इसी वजह से इस पूरे जेल का नाम सेलुलर जेल रखा गया। सेल होने की वजह से इसका नाम सेलुलर जेल पड़ा, क्योंकि इसमें कोई डॉर्मेट्रीज़ नहीं है। ये एक सबसे बहुत ही बड़ी बात थी। और इस सेलुलर जेल के कंस्ट्रक्शन में आप एक बहुत बड़ी खासियत ये देखेंगे कि इसका एक विंग जो है वो दूसरे विंग के बैक को फेस करता था। ये इससे क्या है कि टोटल एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रिजनर्स ऑफ वन विंग एंड द अदर विंग, ये एक बहुत बड़ी खासियत थी सेलुलर जेल की। और जैसे मैं बता भी रही थी कि आजकल हमारे पास सेलुलर जेल के सिर्फ 3 विंग्स मौजूद है। ये बाकी के 4 विंग्स 1941-42 के का जो अर्थक्वेक हुआ था उसमें नष्ट हो गए और अभी 291 सेल्स हमारे पास मौजूद हैं। जेल निर्माण कार्य को तेज कराने के लिए वाइपर, नेवी बे, फीनिक्स बे, बृच्छगंज, दुदास पॉइंट से लगभग 600 कैदी यहाँ लाए गए। उनसे मजदूरी करवाई गई। लगभग 20,000 क्यूबिक फीट आकार का पत्थर तोड़कर निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल में लाया गया। दुदास पॉइंट और नेवी बे की ईंट भट्टियों में तैयार लगभग 30 लाख ईंटों से ये जेल बनकर तैयार हुई और इतना कठिन काम करवाया गया उन्हीं कैदियों से जिनको बंदी बनाकर रखने के लिए इसका निर्माण करवाया जा रहा था। अपना सलीब खुद ढोते उन असंख्य देशभक्त मजदूर कैदियों ने अक्टूबर 1896 में इसे बनाना शुरू किया और 10 साल बाद सन 1906 में ये जेल पूरी तरह बनकर तैयार हो गई। सर रिचर्ड टेम्पल इस यातना गृह के पहले मुख्य आयुक्त बने। इस जेल में देश प्रेम की अंतिम सजा यानी फांसी के लिए ये खास फांसी का तख्ता बनवाया गया था। यहाँ अनेक कैदियों ने शहादत दी। गुलामी को मौत से भी बदतर मानने वाले उन साधारण परंतु असाधारण लोगों ने मातृभूमि पर मिटकर नए आक्रोश को जन्म दिया। गुलामी से आजादी की एक लंबी बलिदान कथा का साक्षी सेलुलर जेल को 11 फरवरी 1979 को राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और दूसरी मंजिल स्थित सावरकर कोठरी जैसी अन्य प्रसिद्ध क्रांतिकारियों की काल कोठरियां इत्यादि के नाम पट्ट लगवाने के अलावा अनेक राजनीतिक कैदियों के नामों की सूची संगमरमर पट्टिका पर लिखवाई गई। इन बाकी बची 3 विंग्स को केंद्र में जोड़ते सेंट्रल टावर की दूसरी मंजिल पर देश के कोने कोने से बंदी बनाए गए ज्ञात 336 कैदियों के नाम हमें उन गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों का पता देते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के श्रेष्ठतम वर्ष इन काल कोठरियों और क्रूर यातनाओं में गुजार दिए, देशभक्ति की आत्मशक्ति बल पर। भूचाल से क्षतिग्रस्त हुए इस जेल परिसर को मानो स्वयं प्रकृति ने रुष्ट होकर नष्ट कर दिया। शेष बची 3 विंग्स के विंग नंबर 1 में 105 सेल, 6 नंबर विंग में 60 सेल व 7 नंबर विंग में 126 सेल हैं। लोहे की मजबूत जालियों से बंद हर विंग का रास्ता एक 4 फीट चौड़े वरांडे से एक सीधी पंक्ति में खुलता है, पर
वहां जाने के लिए भी एक और मजबूत लोहे का दरवाजा बीच में आ जाता है। जहां इस विंग का अगला भाग है, वहीं सामने विंग का पिछला हिस्सा नजर आता है। यानी इस सेल के कैदी को सामने या पीछे वाले विंग्स के कैदियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता था। हर तरफ से घिरा, लोहे की सलाखों से बंद, भाग निकलने के लिए एक असंभव दुर्ग निसहाय कैदियों को राष्ट्रीय चेतना से अलग थलग कर देता था। यही नहीं, इन पर एक समय में 21 जेल वार्डन और सेंट्रल टावर के संतरी भी कड़ी निगरानी रखा करते थे। इन विंग्स के बरामदे अगर ध्यान से देखें तो इन कैदियों के खून के धब्बे आज भी साफ नजर आते हैं, जो उनके मौन बलिदान की गाथा हमें सुनाते हैं। कई करिश्माई क्रांतिकारियों को भी यहाँ बंदी बनाया गया। उनमें सर्वश्री सावरकर बंधु, मोतीलाल वर्मा, बाबूराम हरि, पंडित प्रेमानंद, उल्लासकार दत्त, बरिंद्र कुमार घोष, पुलिन दास, त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती के नाम प्रमुख हैं। इस विंग की यह अंतिम कोठरी उस प्रसिद्ध क्रांतिकारी की है जिसे सेल्यूलर जेल अपनी इतनी कुशल चौकसी के बावजूद कैद नहीं रख सका। वो थे विनायक दामोदर सावरकर। महान राष्ट्रवादी होने के साथ साथ विद्वान, कवि और उच्च कोटि के लेखक वीर सावरकर ने अपने शिक्षा काल में ही देशभक्ति के काम शुरू कर दिए थे। सन 1883 में जन्मे वीर सावरकर ने मात्र 16 वर्ष की उम्र में अभिनव भारत और चित पावन मित्र मंडली की स्थापना की। पूना के फर्गुसन कॉलेज से बीए करने के दौरान वो क्रांतिकारी कार्यों में संलग्न रहे, जिस कारण उनकी डिग्री रोक ली गई। जिस समय उन्हें अपने क्रांतिकारी कार्यों के कारण काले पानी की सजा हुई, उन्हें स्टीमर से यहाँ लाया जा रहा था। तभी उन्होंने समुद्र में कूदकर उसे पार करने का प्रयास किया। युवा पीढ़ी को इन असंख्य स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के बलिदान की कहानी सुनाने और समझाने के उद्देश्य से इस सेल्यूलर जेल को राष्ट्रीय संग्रहालय का रूप दे दिया गया। यहाँ पर इन कैदियों को दी जाने वाली यातनाएं मूर्ति, चित्र और संग्रह रूपों में प्रदर्शित हैं। जंजीर की बेड़ियों में पैरों को लोहे की जंजीर से कमर तक बांध दिया जाता था। छड़ी की बेड़ियों को हाथ में पकड़कर बंधे पैरों से चलते थे कैदी। क्रॉस बार बेड़ियों में तो घिसट घिसट कर चलने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता था कैदी के पास। सजाओं की लंबी फहरिस्त में यह पनिशमेंट ड्रेस भी शामिल है, जो टाट यानी पटसन के खुरदरे धागों से बनी होती थी, जिससे रगड़ खाकर कैदी का जिस्म खुरच जाया करता था। कैदियों के वस्त्र, गले में पहचान के लिए डाले गए पहचान बिल्ले और भोजन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले बर्तन भी यहाँ प्रदर्शित हैं, जो फिरंगियों के अमानुषिक व्यवहार के जीते जागते प्रमाण हैं। कैदियों से तरह तरह के कठिन काम करवाए जाते थे। ये वो मशीन है जिससे कैदी रस्सियां आदि बनाया करते थे। नारियल के छिलकों की मदद से ये रस्सियां बनाई जाती थीं। कोल्हुओं के बैल की तरह जुते रहने वाले कैदी, जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार और कुपोषण से ज्यादातर अस्वस्थ रहते थे, वो इस भारी पिसाई के काम को करते करते बेहोश तक हो जाते थे। कुछ एक बार तो कैदी की इस कठिन मशक्कत से मृत्यु तक हो जाती थी। जो क्रांतिकारी कैदी निर्धारित समय में दिया काम पूरा नहीं कर पाते थे, उन्हें और भी पीड़ादायक सजा से गुजरना पड़ता था। सेल्यूलर जेल का ये राष्ट्रीय संग्रहालय हमें उन्हीं गुमनाम क्रांति नायकों की याद दिलाता है। संग्रहालय के इस कक्ष में उन असंख्य बंदियों के चित्रों को बड़ी मेहनत से प्राप्त करके प्रदर्शित किया गया है।
ऋषिकेश कांजीलाल, इंदुभूषण राय, अविनाश चंद्र, सुधीन कुमार सरकार, खुशीराम मेहता, हरबंधु समाजदार, मलय ब्रह्मचारी, विश्वनाथ माथुर जैसे अनेक वीरों के चित्र मानो देशवासियों से उनके स्वप्नों को साकार करने का आह्वान करते प्रतीत होते हैं। इस स्वतंत्रता सेनानी चित्र दीर्घा के पास ही एक रंग बिरंगे चित्रों से सजी गैलरी है, जहां समकालीन चित्रकारों द्वारा संस्मरणों के आधार पर बनाए कुछ चित्र प्रदर्शित हैं। कहीं चरखे वाला तिरंगा, पर 23 मार्च 1942 से 7 अक्टूबर 1945 तक जापानियों ने कब्जा कर लिया था। जापानियों के सहयोग से भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज तैयार की थी। सेल्युलर जेल स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मशती वर्ष मनाने के लिए एक विशेष दीर्घा बनाई गई है। यहाँ पर नेताजी के जीवन से जुड़ी घटनाओं की एक सुंदर झांकी है। भारतीय इतिहास के इस महान जाबाज सिपाही सपूत का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में वकील श्री जानकीनाथ बोस के घर हुआ था। महान देशभक्त और स्वतंत्रता के स्वप्न दृष्टा नेताजी ब्रिटिश सीआईडी अधिकारियों की नजर से छुपते छिपाते जापान पहुंच गए। वहां आपने जापान के प्रीमियर जनरल तोजो को मनाया और भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया। अपनी इसी स्वतंत्रता मुहिम पर निकले नेताजी ने अंडमान और निकोबार से अंग्रेजों को जापान की सहायता से खदेड़ दिया। इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस 29 से 31 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीप में आए थे। ये महान स्वतंत्रता सपूत 17 अगस्त 1945 को जापानी लड़ाकू विमान में अंतिम बार देखे गए। 29 दिसंबर 1943 को जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ आए थे, तो उसके दूसरे दिन 30 दिसंबर 1943 को जेम खाना मैदान में यहाँ के इंडियन इंडिपेंडेंस लीग द्वारा उनका स्वागत किया गया। और स्वागत करने के साथ जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के मिस्टर रामाकृष्णा जी, उनका स्वागत किया। और इस फोटो में यहाँ वो स्वागत भाषण अपना दे रहे हैं और उनके साथ में वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर दुर्गा प्रसाद वो खड़े हुए हैं। तो ये नेताजी को यहाँ से 10,000 रुपये और कुछ जेवरात जो कलेक्ट किए थे कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उसे दान दिया जाए, तो ये भी उन्होंने नेताजी को उसी वक्त यहाँ प्रेजेंट किया। जब रामाकृष्ण जी उनको प्रेजेंट किए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर जो नेशनल फ्लैग था उसे फहराया और अपना भाषण उन्होंने द्वीपवासियों के प्रति दिया कि हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए
द्वीपवासियों को कुर्बानी देना होगा और द्वीपवासी जो है उसमें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आईएनए के ज़रिए अपना हिस्सा दे। 29 दिसंबर 1943 को जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे इन द्वीपों में पधारे थे तो यहाँ के लंबा लाइन एयरपोर्ट पे जब वो उतरे तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग यहाँ अप्रैल 1942 में बन चुका था, उसके सदस्यों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वागत किया। ये लोग यहाँ खड़े हुए जिनमें रामाकृष्णा दुर्गा प्रसाद जी थे और जो इंडियन नेशनल आर्मी जो हीरा सिंह अलियास उस्मान और जनरल मोहन सिंह के इशारे पे यहाँ बना था, तो उसके सदस्यों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सेरेमोनियल रिसेप्शन द्वारा हाथ में झंडा पकड़ के ये नेताजी के स्वागत किया। इनमें परशुराम जी और महमूद अली ये बाद में सर्विस में ज्वाइन किया। कुशाग्र बुद्धि वाले सुभाष ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक और स्नातक कलकत्ता से पूरी की। उसके बाद 1919 में वो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में बैठने इंग्लैंड चले गए। अपना आईसीएस प्रोबेशन पूरा करने से पहले ही उन्होंने अपना शेष जीवन देश को समर्पित करने का संकल्प ले लिया। श्री देशबंधु चित्तरंजन को उन्होंने अपना गुरु बनाया और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए सक्रिय राजनीति में कूद पड़े। जापानियों ने अपनी हुकूमत के दौरान इन द्वीपों में 2 फॉल्स स्पाई चार्जेस केसेस में यहाँ के अंडमान के लोगों को गिरफ्तार किया। कुछ लोगों को यहाँ पर जेल के विंग नंबर 6 में रखा गया और बाद में उन्हें ले जाकर हम्फ्रीगंज में मार दिया। और ये सारी तस्वीरें उन्हीं लोगों की है जिसमें डॉक्टर दीवान सिंह ढिल्लन, फजल हुसैन, प्रताप नाग वगैरह, ये सब उनकी तस्वीरें हैं जो यहाँ पे शहीद हुए। सर्वश्री बचन सिंह, दलपत राम, मुल्कराज, मलखान सिंह, पोखर सिंह चावला, डॉक्टर शेर सिंह लित्तर और प्रेम शंकर पांडे जैसे कई बेकसूर लोग यहां मारे गए। भारतीय स्वतंत्रता लीग की अंडमान शाखा के कई सदस्यों और सेल्युलर जेल के कैदियों के लिए 30 जनवरी 1944 का दिन एक काला दिन साबित हुआ। वो बसंत पंचमी का दिन था जब लीग के 44 सदस्यों को पोर्ट ब्लेयर से लगभग 18 किलोमीटर दूर हम्फ्रीगंज में गोलियों से उड़ा दिया गया। यहीं पर वो जघन्य गोलीकांड हुआ और यहीं अंग्रेजी के अक्षर एल आकार में उन बेकसूर लोगों को बिना किसी को बताए दफन भी कर दिया गया। मरने वालों के कई रिश्तेदारों के साथ भाग्य की विडंबना हुई। कहां तो वो आए थे अपने संबंधियों को रिहाई के बाद घर वापस ले जाने और कहां उन्हें उनके शव तक न मिले। इस जघन्य हत्याकांड का एक ही प्रत्यक्षदर्शी उस क्षेत्र का जमींदार था जो जापानी सैनिकों को देखकर डरकर पेड़ पर चढ़ गया था। हत्याकांड स्थल के पास ही उनकी स्मृति में एक स्मारक बनवाया गया है। हम्फ्रीगंज हत्याकांड की बेहद क्रूर घटना ने मानवता के इतिहास में एक शर्मनाक अध्याय जोड़ दिया था। भविष्य में इस तरह निर्दोष लोग न मारे जाएं, ये सबक हमें ये स्मारक प्रतिपल सिखाता है। उन शहीदों के परिवारजन यहां आकर अपने श्रद्धा सुमन उन दिवंगत आत्माओं के प्रति अर्पित करते हैं। इस क्रूर हत्याकांड में मारे गए एक शहीद श्री प्रेम शंकर पांडे के पुत्र श्री गौरी शंकर पांडे अपने पौत्र के साथ पुष्पांजलि अर्पित करने यहां आते रहते हैं।
आज यहाँ का शांत वातावरण और इससे जुड़ी यादें उन शहीदों की यादें ताजा करने के लिए आदर्श माहौल प्रस्तुत करता है। हमें 28 जनवरी 1944 को मेरे पिताजी के अनुरोध करने पर हमें एक मुलाकात दिया गया और हमें याद है कि हम जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें बड़ा दाढ़ी में देखा। सब बच्चे थे, माँ थी, दादी, सबों ने पिताजी से मिले और पिताजी अपना आखिरी निवाला हम लोगों को खिलाया। लेकिन ये नहीं मालूम था कि 2 दिन बाद ये दुखद घटना होने जा रहा है। फिर 29 जनवरी को हमें ये खबर किया गया कि आप लोग 30 जनवरी को सुबह सेलुलर जेल गेट के सामने एकत्र हो। हमने कुछ कपड़ा और नाश्ता लेकर गए और सेलुलर जेल के सामने जो आम पेड़ है उसके करीब हम लोगों को खड़ा किया गया। लगभग वहाँ 1-1.5 के करीब लोग जमा हुए होंगे। तब जापानियों का गाड़ी वहाँ पहुँचा, कुछ 3 पहिया मोटरसाइकिल और उसमें उनके मिलिट्री थे। जब उन लोगों ने वहाँ उतर कर घेरा डाला तो हम समझ गए कि ज़रूर कुछ घटना घटने जा रहा है। तो हमारी माता, दादी और बाकी जो लोग थे वो सब रोने लगे। उसी दौरान ये हुक्म दिया गया कि जो परिवार के लोग हैं ये सब आम पेड़ से थोड़ा और आगे आ जाए। सबको एक लाइन में ला के खड़ा कर दिया गया। लाइन में खड़ा करने के बाद हमने ये देखा कि गाड़ी जेल गेट के अंदर से मेरे पिताजी गाड़ी पे लाए गए और गाड़ी में चढ़ा दिए गए। वो वहाँ से आवाज़ दे के, ज़ोर से आवाज़ दे के बोले, जो हमारे कान में आज भी गूंज रहा है, कि हम तो नाहक मारे जा रहे हैं और बच्चों का ख्याल रखो। यानी मुझसे नहीं, लेकिन जो हमारे परिवार के बड़े लोग थे उनको ये आदेश दे रहे थे। और वो कहे कि हम भारत माता की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे इंडियन लीग के नाते, लेकिन हमारे ऊपर झूठा जासूसी का आरोप लगाया गया, जो हम आज बेकसूर मारे जा रहे हैं। उपनिवेशवाद की जड़ों में मट्ठा डालने वाले अनेक वीर शहीदों की पुण्य भूमि अंडमान निकोबार दरअसल द्वीप ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता की सूरज की जन्मस्थली है, जिसको शत शत नमन।